नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितीशा बंसल। आरक्षण या वोट बैंक। दरअसल आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक फरमान जारी किया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि उत्तर प्रदेश में जल्द से जल्द नगर निकाय चुनाव करवाए जाएं। आरक्षण के लिए इसमें रुका ना जाए और आरक्षण के लिए क्योंकि 3T का फॉर्मूला बताया गया है, उसी तरह से आरक्षण होना है, तो इसीलिए कोर्ट ने कहा है कि इसमें समय लगेगा, लेकिन समय गवाए बिना तुरंत नगर निकाय चुनाव करवाए जाने चाहिए। हालांकि इसके बाद अब सियासी बयानबाजियां भी तेज हो गई हैं और कई सवाल भी उठ रहे हैं, क्योंकि कोर्ट बार बार आरक्षण को लेकर कोर्ट की तरफ से आदेश आते हैं। और आज कोर्ट के इस आदेश के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनकी सरकार नगर निकाय सामान्य निर्वाचन के लिए एक आयोग गठित करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि ट्रिपल T के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को आरक्षण दिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये जो बयान है, ये हाईकोर्ट जो इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच है उसके फैसले के बाद आया है। वहीं दूसरी ओर विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। हाईकोर्ट ने आज दरअसल अपने आदेश में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जारी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया और ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव कराने को कहा है। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 5 दिसंबर को उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से शहरी स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर जारी अधिसूचना को भी रद्द कर दिया है। कोर्ट के आदेश के बाद योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जरूरी हुआ तो उनकी सरकार सुप्रीम कोर्ट में भी अपील कर सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्विटर पर यह जानकारी दी कि यदि आवश्यक हुआ तो माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के क्रम में सभी कानूनी पहलुओं पर विचार करके प्रदेश सरकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपील भी करेगी। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जारी की गई अधिसूचना के खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई थी और इसमें ओबीसी आरक्षण लागू करने के तरीके को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से कहा कि रिजर्वेशन ड्राफ्ट में सुप्रीम कोर्ट की ओर से तय ट्रिपल T फॉर्मूले का ध्यान नहीं रखा गया है। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि सरकार को सुप्रीम कोर्ट की ओर से तय फॉर्मूले का पालन करना चाहिए और अन्य पिछड़ा वर्ग की स्थिति के अध्ययन के लिए एक आयोग बनाना चाहिए। इस पर यूपी सरकार ने कोर्ट को बताया कि उसने एक रैपिड सर्वे करवाया और ये ट्रिपल टी का जो फॉर्मूला है ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले की तरह ही है। यूपी सरकार ने इस महीने की शुरुआत में प्रदेश की 17 महापालिकाओं के मेयरों, 200 नगर पालिका और 545 नगर अध्यक्षों के आरक्षण की प्रोविजन लिस्ट भी जारी की थी। तो आपको बता दें 5 दिसंबर को जारी लिस्ट के मुताबिक प्रदेश में 4 मेयर सीट ओबीसी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं और इन 4 सीट में अलीगढ़, मथुरा वृंदावन, मेरठ और प्रयागराज आते हैं। इनमें से अलीगढ़ और मथुरा वृंदावन ओबीसी महिला के लिए आरक्षित थी। नगर पालिका अध्यक्ष की 54 और नगर पंचायत अध्यक्ष की 147 सीटें ओबीसी के लिए आरक्षित थी। अब इस पर पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार की मंशा पर सवाल उठा दिया है और आरोप लगाया है कि सरकार ओबीसी आरक्षण को लेकर कोरी सहानुभूति दिखा रही है। ट्विटर पर अखिलेश यादव ने भी लिखा है, आज आरक्षण विरोधी भाजपा निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के विषय पर घड़ियाली सहानुभूति दिखा रही है। आज भाजपा ने पिछड़ों के आरक्षण का हक छीना है, कल भाजपा बाबा साहब द्वारा दिए गए दलितों के आरक्षण को भी छीन लेगी। और इसी पर हम आज की चर्चा करने वाले हैं। चर्चा के लिए कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनका तारुफ आपके साथ करवा दूं। इस वक्त मेरे साथ संजय राणा जी जुड़े हुए हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। मेरे साथ अनिल झा साहब जुड़े हुए हैं जो कि सपा नेता हैं। साथ ही कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो कि भाजपा नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का एफएम न्यूज पर। धन्यवाद। नमस्कार। सबसे पहले संजय राणा जी आपके पास आऊंगी। संजय राणा जी, लगातार आरक्षण को लेकर कोर्ट में मामला चलता रहा है। आरक्षण को लेकर कई बार हमारे सदन में भी हंगामा हुआ है। इस बार कोर्ट ने अब जब ये ट्रिपल T की बात कही है कि ट्रिपल T जो है, ट्रिपल टेस्ट जो है, उसके तहत ही
आरक्षण होना चाहिए, लेकिन नगर निकाय चुनाव आप तुरंत से करवा दें, फटाफट करवा दें। इस फैसले की समीक्षा अगर हम करना चाहें राजनीतिक परिदृश्य से, तो किस तरह से करेंगे? नितिशा जी, गुड इवनिंग एंड गुड इवनिंग टू माय फेलो पैनलिस्ट। अगर आप इस जजमेंट को अगर आप देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो ऑब्वियसली विपक्षियों को एक तरह से मौका मिल गया, लेकिन इसमें विपक्षियों को मौका मैं दूसरे तरह से अगर देखो तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आदित्यनाथ जी का स्टेटमेंट है या उनका ट्वीट पढ़ेंगे तो इमीडिएटली ट्वीट भी आ गया था कि इसके रिव्यू करेंगे, रिव्यू करने के बाद अगर जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और इस बिना आरक्षण के वो चुनाव नहीं कराएंगे। देखिए, ऐसा है कि 31 जनवरी 2023 को सारे जितने भी नगर पालिका, जितने भी मेयर से, जितने भी पंचायती है, ये सब खत्म होने वाले, इनका जो टेन्योर है वो खत्म होने वाला है, उसके पहले चुनाव होने वाले थे। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, ये जो जजमेंट आया था 4 मार्च 2021 को आया था, और ऐसा ही चीजें महाराष्ट्र में हुई थी, ऐसी ही चीजें एमपी में भी हुई थी, झारखंड में भी हुई थी और बिहार में भी हुई थी, ऐसा कोई नहीं है। और वहां पे भी चीजों को ठीक तरह से बनाया गया। जैसे कमेटी बनाने की बात हो रही है, अगर आप उसमें विस्तार से डिस्कस करना चाहेंगे, जिसमें ट्रिपल टी की बात हम करते हैं, तो उसमें सबसे पहले देखना है, मुख्य बिंदु है कि जो उनके सामाजिक स्तर है और शैक्षिक स्तर है, वो क्या क्या है उनका सामाजिक। अगर उसको इंग्लिश में अगर हम ना बोल के हिंदी बोले तो क्या है, उनको आरक्षण देने की जरूरत है कि नहीं है, और उस पर आरक्षण देना तो कैसे देना। 3 तरह के बिंदु सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस में दिया था, मिस्टर विकास ने, जस्टिस विकास ने। तो उसको अगर आप देखेंगे राजनीतिक परिदृश्य में, तो ऑब्वियसली कुछ क्षणों के लिए, कुछ समय के लिए विपक्षी पार्टियों को एक मौका मिल जाता है भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाने के, लेकिन इसका कुछ दूरगामी परिणाम नहीं, क्योंकि शायद जो सरकार, उनकी जो मनोदशा और उनकी जो ऑब्जेक्टिव्स है वो बहुत ही क्लियर है। उन्होंने क्लियरली बोल दिया है कि इस चुनाव को बिना आरक्षण के नहीं कराएंगे, नंबर 1, और ट्रिपल तलाक की जो आयोग का गठन करेंगे, उसमें जो भी गाइडलाइंस है सुप्रीम कोर्ट को, उसका पालन किया जाएगा, और इसकी जरूरत पड़ी तो 3rd स्टेप है वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। तो तीनों स्टेप को सरकार फॉलो करने के लिए तैयार है। बिल्कुल ठीक है। अनिल झा साहब, देखिए, अभी हमें राणा जी ने भी बताया, संजय राणा जी ने, कि फैसले में दरअसल क्या कहा गया है, और इसके बाद जो उत्तर प्रदेश सरकार का टेक है, जो कि मुख्यमंत्री जी ने साफ किया है, वो उसकी भी समीक्षा उन्होंने करके हमें बताई। अब हम ये समझना चाहते हैं कि अखिलेश यादव जी को या समाजवादी पार्टी को ये क्यों लगता है कि आरक्षण के खिलाफ है बीजेपी, या फिर आरक्षण को खत्म कर देना चाहती है बीजेपी, क्या वजह है? क्योंकि एक तरह उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने तो ये साफ कर दिया है कि आरक्षण के लिए वो सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे और आयोग बनाने की भी बात कह दी है। देखिए नित्या जी, इससे पहले भी चुनाव हुए हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो अभी 2022 में विधानसभा का चुनाव हुआ, क्या वहां पे आरक्षण था या नहीं था? उसके पहले की बात करें इसी प्रदेश में तो पंचायत का चुनाव हुआ था, जिला पंचायत, जिला ब्लॉक प्रमुख, पीडीसी वगैरह, वहां भी आरक्षण था। देखिए, अगर और देश में जहां भी चुनाव होते हैं, जिस शहर में, जिस प्रदेश में हो रहा है, एक कोर्ट के द्वारा या संविधान के द्वारा दिया गया गाइडलाइन जो है, उसको हर सरकार फॉलो करती है, और समय समय पे सीटें आरक्षित, अनारक्षित, महिला, जो भी चीजें हैं वो प्रावधान वो होता है। अब ऐसा क्या है कि ये सरकार को, चलिए माननीय कोर्ट ने कहा, जो भी कहा, आप भी जानती हैं कि कोर्ट क्या कहता है। आज देश में कोर्ट में याचिका डाली गई थी इसके खिलाफ, इसलिए कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। कोर्ट तो कह रहा है कि आप चुनाव करवा दीजिए, लेकिन सरकार कह रही है कि हम बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव नहीं करवाएंगे। नहीं, ठीक है, अगर सरकार कह रही है कि बिना ओबीसी के चुनाव नहीं कराएंगे, क्योंकि आप जानती हैं कि हमेशा, चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री प्रदेश के हो, चाहे अन्य नेता हो भारतीय जनता पार्टी के, ओबीसी राणा जी, आऊंगी आपके पास, ओबीसी के अलावा तो बात नहीं करते हैं ना वो। तो वो तो चाहेंगे कि ओबीसी का आरक्षण है, फिर हम चुनाव कराएंगे। सवाल यह है कि सरकार और न्यायालय, अब बहुत सी चीजों में देखा गया है, मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, मेरी इतनी की हैसियत नहीं कि मैं न्यायालय पे टिप्पणी करूं, बट बहुत से समय पे देखा गया है कि जो सरकार चाहती है वो न्यायालय का फैसला आता है, जो न्यायालय चाहते हैं वो सरकार का फैसला होता है। तो अब इसमें बहुत ज्यादा टीका टिप्पणी करने की कोई, मुझे नहीं लगता है कि मेरी कोई जरूरत है। हाँ ठीक है, हमारे राष्ट्रीय नेता ने अगर कुछ कहा है तो जाहिर सी बात है उन्होंने सोच समझ के ही कहा है, और हर दल की अपनी हर
नेता को, हर पार्टी को अपनी बात रखने का अधिकार है। उन्होंने अपनी बात रखी है, उन्होंने ये तो नहीं कहा है कि चुनाव होने नहीं देंगे या नहीं होना चाहिए। लेकिन उन्होंने अपनी बात सरकार की मंशा पर, बीजेपी की मंशा पर जो सवाल खड़ा किया है, मेरा सवाल उस मंशा पर था। एक बार संजय राणा जी क्या कह रहे हैं उनको सुन लेते हैं, फिर भदौरिया साहब आपके पास आऊंगी मैं। जी संजय राणा। सरकार की मंशा क्या है, चाहे प्रदेश की हो चाहे देश की हो, हाँ। ये देश की जनता और आप मीडिया लोग जानते हैं बहुत अच्छी तरह से। हम जैसे लोग अगर कुछ कहेंगे तो हम विरोधी हैं, हमारी बातों को विरोधी कह के और तमाम तरह की चीजों करके उसको भटका दिया जाएगा। ठीक है, तो संजय राणा जी कहिए। जी निकिता जी, देखिए एज ए प्रैक्टिशनर लॉयर अगर कोई ऐसा, मैं इस बात पर इत्तेफाक नहीं रहता, जैसे हमारे काबिल मित्र ने कहा है कि जिसकी सरकार होती है उसके न्यायालय उसी के पक्ष में वो देता है, न्यायालय उसके किसी के पक्ष में नहीं देता, न्यायालय जो जजमेंट होता है ऑन द बेसिस ऑफ साक्ष्य देता है, जो तथ्य उसके सामने रखे जाते हैं उसमें देता है। सर मैं कंप्लीट कर लूं सर, मैं नंबर 1 जब हम बात करते हैं कि सरकार की मंशा, देखिए सरकार तो चुनाव जैसे प्रोसेस था उससे कराने जा रही थी, सारे आरक्षण लागू थे, लेकिन एक PIL दायर कर दी गई और उसमें बोला गया कि जो गाइडलाइन थे सुप्रीम कोर्ट की 4 मार्च को जो जजमेंट आया था उसके हिसाब से नहीं है, तो उसको देखते हुए सरकार से आंसर मांगा गया, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे हैव रिजेक्टेड द रिजर्वेशन। अभी वो रिजेक्ट किया, ऐसा नहीं कि खत्म हो गया, उसके आज के बाद तो कुछ कार्रवाई नहीं हो सकती है, ये रिजेक्ट हुआ है, उसको पील को रिजेक्ट कर दिया, पील को रिजेक्ट नहीं किया, सरकार का जो आरक्षण था उसको रिजेक्ट कर दिया, बोला आरक्षण नहीं, सब कुछ जनरल हो जाएगा। सरकार के पास 2 रास्ते हैं, पहली वो कमेटी गठन कर सकती है, कमेटी में 3 जो सूत्री कार्यक्रम है जिसको T333 बोलते हैं उसके अनुसार गठन करेंगे, उसके बाद अगर चीजें नहीं होती तो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो इस तरह की मैं थोड़ा सा इसलिए हस्तक्षेप करना चाह रहा था कि न्यायालय पे प्रश्न चिन्ह लगाना ये बड़ा ही दुखद हो जाता है। दुखद इसलिए हो जाता है क्योंकि न्यायालय सिर्फ साक्ष्य पे होता है, हम और आपके मतभेद हो सकते हैं, हमारे और आपके विचारधारा अलग हो सकते हैं, लेकिन जो कानून होता है वो साक्ष्यों पे या तथ्यों पे या एविडेंस पे जजमेंट देता है, उसके सामने जो चीज रहेगा उसी के हिसाब से जजमेंट आया था, तो हमें उसका सम्मान करना चाहिए। हमारे पास और भी रास्ते खुले हुए कि हम अपने बातों को कैसे आगे ले जा सकते हैं और समाज का हित कैसे कर सकते हैं। ठीक है, कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, क्या वजह है? देखिए कहीं ना कहीं जो योगी जी ने कहा, सरकार ने भी यही कहा कि हम आयोग का गठन कर रहे हैं और बिना आरक्षण के चुनाव नहीं करवाए जाएंगे, हम इसके लिए आगे प्ली भी करेंगे, हम आगे कोर्ट में भी जाएंगे। अखिलेश यादव जी कहीं ना कहीं बात वही कह रहे हैं, चाहते वो भी आरक्षण ही है। क्या वजह है कि पक्ष और विपक्ष, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों आरक्षण को लेकर एक ही पेज पर है, हालांकि बोल अलग तरीके से रहे हैं। वो कहते हैं ना, कान को आप सीधा पकड़े चाहे हाथ घुमा के पकड़े, बात आप दोनों एक ही कह रहे हैं। क्या वजह है कि आरक्षण पर सत्ता पक्ष और विपक्ष साथ साथ है? बिल्कुल नीतीशा जी, जो कोर्ट ने आदेश किया है, हाँ, कहीं ना कहीं वो कोर्ट का अपना विचार है। और कोर्ट आप जानते हो न्यायपालिका स्वतंत्र होता है, उसके ऊपर कोई टीका टिप्पणी करना बिल्कुल उचित नहीं होगा। मगर हमारी जो सरकार की मंशा है कि OBC को आरक्षण दिया जाए। हमारे कैबिनेट मंत्री AK शर्मा ने भी इसके ऊपर कहा है कि हम जरूरत पड़ी तो इसका सर्वे कराने के बाद और तो फिर जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे। हमारे सीएम साहब ने भी कहा है कि हम टेस्ट कराने के बाद और OBC को आरक्षण देने की सोचेंगे कि कैसे दिया जाएगा। ठीक है। और फिर मंत्री, हमारे कैबिनेट मंत्री AK शर्मा ने कह ही दिया है कि जरूरत पड़ी तो हम सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे, मगर ये जो OBC आरक्षण है वो उनको हम आरक्षण बिल्कुल विगत दिए चुनाव में नहीं जाएंगे। हाँ सर, वो हमने सुन लिया, इसीलिए मैं आपसे सवाल कर रही हूँ कि देखिए अखिलेश यादव जी भी यही कह रहे हैं कि उन्होंने जो ट्वीट किया, भले ही उन्होंने सरकार पर कटाक्ष किया, लेकिन चाहते वो भी आरक्षण है, और सरकार ने भी साफ कर दिया कि आरक्षण चाहिए। ऐसा क्या है कि ऐसा बहुत कम देखा जाता है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक ही पेज पर हो? नहीं, बिल्कुल हम किसी के, जो सरकार नहीं चाहती कि किसी के जो अधिकार है उनमें कई अधिकारों में कहीं कटौती हो। सरकार की कोई मंशा नहीं किसी के अधिकार को लेके। ठीक है। हाँ, ये तो जनता को अपने आप सोचना चाहिए कि आज 75 साल आजादी के गुजर चुके हैं, उसके बाद भी अगर हम आरक्षण के बारे में सोचे तो ये कहीं ना कहीं एक हमारी मंशा में फिर ये हो गया कि हमें तो आरक्षण चाहिए ही चाहिए। बाकी हम इस सरकार की इसकी सोच बिल्कुल साफ सुथरी है कि सरकार चाहती है कि आरक्षण OBC को मिलना चाहिए। ठीक है, और हम उसके लिए जरूरत पड़ी तो हम बिल्कुल उसमें जो है ना सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और वहां से न्याय की गुहार करेंगे।
कि ठीक है। जो इनका आरक्षण है वो इनको मिलना चाहिए। ठीक है, झा साहब कुछ कहना चाहते हैं? झा साहब को सुन लेते हैं, फिर संजय राणा जी आपके पास आऊंगी। एक बार समझाइएगा कि क्या अंतर है अभी जो आरक्षण मिला हुआ है, अभी जिस तरह से बताई गई हैं सीटें आरक्षित, उनमें, और क्या अंतर रहेगा, कितना फर्क पड़ सकता है इस ट्रिपल टेस्ट के बाद, आयोग बनने के बाद? जी झा साहब। मैं बस एक बात कहना चाह रहा हूँ। राणा साहब ने कहा कि कोर्ट पे टिप्पणी नहीं करना चाहिए। मैं बिल्कुल कोर्ट पे टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, बट अभी कुछ सालों से, कुछ समय से, खास करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये देखा गया है कि सरकार जो कहना चाहती है, करना चाहती है, कभी कभी कोर्ट के द्वारा करवाती है। और कोर्ट जो करना चाहती है वो सरकार पहले, अब कोर्ट जो बाद में फैसला देती है वो सरकार पहले ही कह देती है। तो मौजूदा राजनीति में ना तो केंद्रीय एजेंसियों पर किसी का भरोसा रहा है, ना कोर्ट पर भरोसा रहा है। अब ये बताइए कि इस लोकतंत्र का क्या मतलब रह गया फिर, अगर हम इस लोकतंत्र में न किसी जांच एजेंसी पर भरोसा करते हैं, ना न्याय व्यवस्था पर भरोसा कर रहे हैं, तो फिर हम भरोसा किस पर कर रहे हैं? नितिशा जी, मेरी बातों को फिर से सुन लीजिए। मैं कोई लोकतंत्र और संविधान और कोर्ट कचहरी में किसी को न्यायालय मतलब संविधान, न्यायालय मतलब लोकतंत्र, ये हमारी जो न्यायिक व्यवस्था है। अब ठीक है राणा मैं साहब, तो ये कह रहा हूँ कि समय समय पे कुछ वर्षों में देखा गया है कि जो सरकार करना चाहती है वो कोर्ट से कहलाती है, और जो सरकार नहीं करना चाहती है वो कोर्ट के द्वारा फैसला आता है। ठीक है झा साहब, लेकिन न्यायिक व्यवस्था को राजनीति को मिक्स नहीं करना चाहिए। आज सरकार की मंशा, सरकार तो ड्रामा कर रही है, सरकार की मंशा ही नहीं है आरक्षण देने की, तो वो कोर्ट से करवा रही है अपनी बातें। और अब सुप्रीम कोर्ट चले जा रहे हैं। भदौरिया साहब, क्या झा साहब जो कह रहे हैं ये मुमकिन है? क्या हमारे देश में न्यायालय भी सरकारों के आदेश पर अपने फैसले सुनाने लगे हैं? सबसे बड़ी प्रॉब्लम समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की भारतीय जनता पार्टी है जो फैसला करेगा, भाजपा करेगी, वही फैसला लोग करेंगे, चाहे वो मीडिया हो, चाहे देश के सब लोग, या भाजपा का विधायक हो, चाहे मानने वाले की बात मैं सोचता हूँ बिल्कुल ही उचित नहीं, अनुचित है। और इस तरह के मैं अपनी विचार रख रहा हूँ, आप अपनी विचार रख रहे हैं। जब आपकी विचार अनुचित नहीं हो सकती तो मेरी कैसे अनुचित हो जाएगी? आप अपनी विचार रख रहे हैं, मैं अपनी विचार रख रहा हूँ। आपकी विचारधारा अलग है, मेरी विचारधारा अलग है। जब आपकी विचारधारा अनुचित नहीं है तो मेरी कैसे अनुचित हो जाएगी? ऐसी टिप्पणी ना करें कि न्याय मैंने कोर्ट पे थोड़ी किया, मैं तो बीजेपी पे टिप्पणी कर रहा हूँ। मैं कोर्ट पे टिप्पणी थोड़ी कर रहा हूँ, मैं बीजेपी पे टिप्पणी कर रहा हूँ कि बीजेपी चाहती ऐसा है, किसी ने कठोर है। न्यायपालिका को नहीं बख्श रहे हो। अरे आप मना करिए ना, वो करती जो सरकार करवाती है। आप न्यायवादी फिर से उच्च न्यायालय पहुंच जाते हैं, क्यों नहीं मैं कोर्ट देश के कानून को बिल्कुल और आप बोलिए, जब तक आरक्षण लागू नहीं होगा तब तक चुनाव में नहीं जाएंगे। है ही नहीं। आप बोलिए, शर्म करो, न्यायपालिका को बख्शो, उसके ऊपर अरे शर्म सिंह साहब आप करिए, शर्म सरकार में आप है, शर्म आपको करना चाहिए। कथनी करने में फर्क आपकी है, आपकी पार्टी की है, आपकी नेताओं की है। हम तो विपक्ष में हमारा काम है मुद्दे पे बोल रहा हूँ, हम बोलेंगे, अपनी बात रखेंगे, आपको बुरा लगे भला लगे, जनता की बात करेंगे। न्यायपालिका में सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं। मैं बीजेपी पे आरोप लगा रहा हूँ, ठीक है अनिल झा साहब, भदौरिया साहब, आरोप लगा रहा हूँ कि न्यायपालिका जैसा जो सरकार कराती वैसा करती है, तो इसका मतलब कहने की बात है। करते रहे होंगे। आप तो देखिए ना, ईडी सीबीआई तो यही होता रहा चुनाव आयोग कौन चला रहा है? चुनाव आयोग कौन चला रहा है? ठीक है डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे सर, चर्चा को हमें आगे बढ़ाना होगा। देखिए न्यायपालिका पर कोई भी इस तरह से टीका टिप्पणी करना न्याय संगत नहीं है। संजय राणा जी, हम आपसे समझना चाहेंगे कितना फर्क पड़ सकता है जब हम मौजूदा आरक्षण की बात करें, जिसपे लिस्ट पूरी जारी कर दी गई थी, 4 सीटों पर आरक्षण बताया गया था, नगर पंचायत का भी पूरी डिटेल में लिस्ट जारी कर दी गई थी। अब जब आयोग बनेगा, ट्रिपल टेस्ट की बात होगी, कितना अंतर आ सकता है? नितिशा जी, मैं सिर्फ 10 सेकंड लूंगा। जो हमारे दोनों मित्र बात कर रहे थे उसको जरा सफाई देना चाहूंगा, इसमें चिंता को समझना है। देखिए, हमारे जो संविधान के रचयिता थे वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे। जब भीमराव अम्बेडकर साहब ने रिजर्वेशन की बात की थी तो उन्होंने एकदम कैटेगोरिकली मेंशन किया था कि एवरी 10 years इट शुड बी रिव्यूड, मतलब इसको रिव्यू करने की जरूरत है, और जरूरत है तो उसको पारित किया जाए या बढ़ाया जाए या हटाया जाए, ये समझने की जरूरत है। नंबर 1। नंबर 2, हमारे मित्र बोल रहे थे कि ऐसा हो रहा है, तो मतलब 2014 के पहले क्या ऐसा होता था? उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूँ, मैं किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं। अब आपका मुख्य मुद्दा जो है, आपने जो प्रश्न पूछा है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा? देखिए, इसका इम्पैक्ट क्वेश्चन नंबर 1 से होता है, जो T1 है। T1 में कैटेगोरिकली मेंशन है कि उनकी जो स्थिति है
उसको समझने की जरूरत है। जैसे आर्थिक स्थिति होगी, शैक्षिक स्थिति होगी, जो सामाजिक स्थिति थी उसको समझने की जरूरत है। अगर मान लीजिए हमारे उत्तर प्रदेश में जो ओबीसी है, ओबीसी काफी सक्षम वर्ग माना जाता है, काफी पैसे वाले भी है। हमारे कई मित्र हैं जो ओबीसी में आते हैं और बड़े सक्षम है। तो अगर उस कैटेगरी में आते हैं और उसमें और ये सेंसेक्स जो है, जो सेंसेक्स का 2011 का सेंसेक्स उसको से अलग होगा, वो सेंसेक्स के नंबर नहीं माने जाएंगे, सेपरेट कराना पड़ेगा और उसके बेसिस पे ये डिफाइंड होगा कि इनको रिजर्वेशन देना है या नहीं देना। तो हो सकता है जो आज रिजर्वेशन की सीटें हैं जो आप बता रही थी, 4 मेयर की सीटें और 4555, हाँ, वो घट और बढ़ सकती हैं। उसमें काफी ज्यादा फर्क पड़ेगा। देखिए उत्तर प्रदेश की स्थिति, महाराष्ट्र की स्थिति और एमपी की स्थिति बिल्कुल अलग अलग है, या बिहार की स्थिति। उत्तर प्रदेश का बैकवर्ड काफी सक्षम है। आप बैकवर्ड की अगर आप बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में जाट समुदाय में बैकवर्ड में आता है, लेकिन आप जाट बहुत सक्षम है। आप देख सकते हैं हमारे देश में, प्रदेश में कितने सक्षम लोग हैं। तो ये कहीं ना कहीं इंपैक्ट करेगा उनकी सीटों पे। तो ये अगर आपने देखा हो कि दोनों पार्टियां ये कभी ये नहीं बोल सकती है, चाहे भाजपा हो, समाजवादी पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, ये नहीं बोल रही है कि आरक्षण देना है नहीं देना। वो एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। लेकिन कोर्ट ने कैटेगोरिकली बोला है कि आपको अगर करना है तो नई तरह से कमेटी बनाइए, उनका जो जातिगत चीजें उनको समझिए, उसके बाद इम्प्लीमेंट करिए। क्योंकि कोर्ट जानता है कि वो दो सेंसेक्स हिसाब से करेंगे तो गणित दूसरी होगी और इंडिपेंडेंट करेंगे तो गणित दूसरा हो जाएगा। तो ये समझने की बहुत जरूरत है। लेकिन हाँ, अगेन मैं बोलता हूँ, कानून का एक जजमेंट आया है, उसका स्वागत करना चाहिए, सरकार को उसको रिव्यू करना चाहिए। अगर उसमें लगता है कुछ त्रुटि है, कुछ चीजें हैं जिसको ठीक किया जा सकती है, यानी आयोग बना ही सकता है, उस त्रुटि को ठीक करके फिर सुप्रीम कोर्ट में जाए और चीजों को समाज के समक्ष रखे और फिर इलेक्शन कराए। ठीक है, ठीक है। अनिल झा साहब, अब तो मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है कि आयोग बनाया जाएगा और साथ ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रास्ता भी अपने लिए खुला रखा है, उन्होंने साफ कह दिया है। क्या इसके बाद भी विपक्ष के लिए कोई शंका, कोई शुबा मन में रह जाता है? देखिए, अब मैं फिर अपनी बात मैं करूं अगर, तो फिर हमारे मित्र जो हैं और सिंह साहब जो हैं वो कहेंगे, मैं आप भी कहोगे मैं टिप्पणी कर रहा हूँ। मैं तो यही कह रहा हूँ ना कि देखिए सरकार जो चाह रही है वही होना है। मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, सरकार जो चाह रही है वही होना है। सरकार क्या चाह रही है ये बताइए, बहुजन समाज पार्टी हरिजनों की राजनीति करती है, कितने हरिजनों का भला करती है? समाजवादी पार्टी रिव्यू करना चाहिए। समझ नहीं आएगी। भरोसा नहीं है। आप मुझसे पूछ रही हैं, मैं उसकी जवाब दे रहा हूँ। सिंह साहब को पता नहीं क्यों बोल रहे हैं, आपने मेरे से पूछा कि मैं जवाब दे रहा हूँ। देखिए, आप देखिए, आपको है नहीं तो अभी आप विश्वास करें। अरे भाई, हमें इस देश में किसी को कुछ नहीं आता सिवाय बीजेपी के लोगों को। क्योंकि आपके मतलब की बात अगर करो, आपका सहयोगी हो तो बहुत अच्छा, विरोधी कोई बात कह रहा है तो गलत बोल रहा है, तो मैं आपसे सर्टिफिकेट तो ले नहीं रहा हूँ। न्यायपालिका में आप टिप्पणी करें, ये तो गलत है। मैं आपसे सर्टिफिकेट तो सिंह ले नहीं रहा हूँ, मैं तो अपनी बात रख रहा हूँ कि वही होगा जो आज का निर्णय है कोर्ट का। आगे कुछ होता है क्या? जजों पे, सीएम पे, सब आगे कुछ होता है क्या? जबकि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम इसमें न्यायपालिका में जाएंगे और आरक्षण देंगे। मुख्यमंत्री कहना कि चुनाव तक नहीं कराए, आप अपने मुख्यमंत्री से कहिए कहे कि जब तक चुनाव नहीं कराएंगे जब तक आरक्षण लागू नहीं हो जाएगा। बोलिए, करें प्रेस कॉन्फ्रेंस। आपकी सोच दर्शाती है कि आदरणीय योगी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और कहें कि जब तक आरक्षण लागू नहीं होगा तब तक चुनाव नहीं होगा। विश्वास आप करते ही नहीं है। चुनाव आयोग आपके जेब में है, बोलिए ना, आपके अखिलेश पे किसको समझा रहे हैं? नहीं, ठीक है सर, इस तरह से एक सार्थक बहस नहीं करी जा सकती। अनिल झा साहब, भदौरिया साहब, सर इस तरह से एक सार्थक बहस नहीं हो सकती है। हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कोर्ट का ये जो फैसला है उसकी समीक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं, साथ ही ये समझना चाहते हैं कि राजनीति और आरक्षण का ये गहरा संबंध कैसा है। तब विश्वास था आपको, उस टाइम विश्वास आपका कहीं नहीं गया था। ठीक है, यार ठीक है जी, आप मुझसे पूछ रही हैं? हाँ, जी संजय राणा जी आप कुछ कहना चाह रहे थे सर? मैं छोटी सी बात ये रखना चाहता हूँ अपने मित्रों के समक्ष। देखिए, ऐसा है कि दोनों पार्टियां, हमारे प्रदेश की पार्टी चाहे बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, दोनों बोलती हैं पिछड़ों और दलितों की राजनीति करते हैं। लेकिन ये बता दीजिए कितने पिछड़ों का भला इन्होंने दोनों पार्टियों ने किया, कितने दलितों का भला इन्होंने पार्टियों ने किया। ये अपने परिवार और समाज के अलावा किसी का भी भला नहीं करना चाहते। हाँ, अगर समाज का भला करना चाहते हैं
तो बिल्कुल हम सबको बैठ के चर्चा करनी चाहिए। इसमें अगर कुछ त्रुटि किसी से भी हुई, हम तो कहते हैं सरकार को घेरिए, अगर उनसे कुछ त्रुटि हुई तो उनसे घेरिए कि उन्होंने कमेटी क्यों नहीं बनाई, कमेटी नहीं बनाने के पहले क्यों चले गए। देखिए, कमेटी नहीं बनाई है तो कोर्ट में कोई भी पीआईएल डाल सकता है, उसमें केस पे इम्पैक्ट हो सकता है। तो सरकार पे ये दबाव डालिए कि कमेटी बनाए, एक इंडिपेंडेंट कमेटी हो जिसमें सारी जो एज पर द गाइडलाइंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट सारी चीजें रखी जाए, जिससे ये आरक्षण नीति जो है लागू की जाए और चुनाव हो सके। और जहां पे आरक्षण की जरूरत है बिल्कुल मिलना चाहिए, जहां पे आरक्षण की नहीं मिलना चाहिए। सिर्फ आरक्षण करने से देश का भला होने वाला नहीं है। ये सब चीजों को हमें समझने की जरूरत है। और ये भीमराव अम्बेडकर जी ने किया था। आरक्षण अब समाज सुधार के लिए या फिर आरक्षण का मकसद था, आरक्षण का मकसद शायद कहीं खो गया है। आरक्षण का मकसद हमारे संविधान में था सामाजिक समानता बनाने के लिए एक व्यवस्था लागू की गई थी। आरक्षण एक व्यवस्था थी सामाजिक समानता के लिए, लेकिन मौजूदा दौर में आरक्षण सिर्फ राजनीति का एक केंद्र बनकर रह गया है, एक वोट बैंक की राजनीति इस पर चल रही है। भदौरिया साहब, आप इस पर कुछ कमेंट करना चाहेंगे? बिल्कुल नताशा जी, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि आज के समय में 75 साल आजादी को गुजर चुके हैं और आज भी लोग आरक्षण की बात करते हैं, तो ये मैं तो कहूंगा कि ये बिल्कुल नासमझी वाली बात है। क्या अखिलेश को आज आरक्षण की जरूरत है? क्या शिवपाल को आरक्षण की जरूरत है? क्या मुलायम सिंह परिवार को आरक्षण की जरूरत है, जिन पे करोड़ों नहीं अरबों पति बने बैठे हो? ये बात तो मोदी जी पे भी लागू होता है, ये बात तो जेपी नड्डा पे भी लागू होता है, ये बात तो योगी जी पे भी लागू होता है, और ये बात हर भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के ऊपर लागू होता है कि कोई भी चुनाव से पहले आरक्षण ओबीसी। आरक्षण उनको मिलना चाहिए जिन्हें आज दिन तक इसका लाभ मिला तो आपकी सरकार है, करिए ना, दीजिए ना। जरूरत नहीं है। अरे आपकी डबल इंजन की सरकार है, दीजिए ना, कौन रोक रहा है? अध्यादेश लाइए, दे दीजिए। इसको कहो मैं आरक्षण की एक तो नहीं है। छोड़ के कभी अरे आपकी डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी भारी बहुमत से है, राज्य में भी भारी बहुमत से है। अध्यादेश लाइए, पारित कर दीजिए, एक किसान टाइप करते हैं आप। विश्वास करें क्यों आरक्षण के पीछे पड़े? आपको रोक कौन करिए ना। अरे तुमने 75 साल नहीं हुआ, उन्होंने कोई दादा को आइए, आप ही दादा का आइए, करिए ना। आरक्षण नहीं है, आरक्षण। अरे भाई, आप तो नया काम करने के जब जाओ आपकी पार्टी को, और आप उनके आपकी पार्टी को, आपके नेता को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को तो जग जाओ, आप कहते हैं जग जाओगे, तो आप आरक्षण आपने लाभ लेना, शुरुआत करिए। आप उन तक शुरुआत करिए सर। पहुंचने ही ठीक है, नहीं हमारे पास समय खत्म हो रहा है। भदौरिया साहब, अनिल झा साहब, समय खत्म हो रहा है, मुझे इस डिबेट को वाइंड अप करना है। उससे पहले संजय राणा साहब, आपसे एक छोटी सी समीक्षा में चाहूंगी, एक बार संक्षेप में एक्सप्लेन कीजिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल है। इससे पहले भी मैंने मेरी चर्चा में ये सवाल उठाया है कि 75 साल बाद भी आज हम आरक्षण की बात करते हैं। 75 साल बाद भी संविधान में क्या कह दिया गया था, उस चीज का ख्याल है कि कितना प्रतिशत आरक्षण होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, इस चीज पर किसी का कोई गौर नहीं करता कि 75 साल बाद भी हम कहते हैं, अमृतकाल की हम बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि तमाम सरकारें आई, तमाम काम हुए, हम चांद तक पहुंच गए, हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आरक्षण क्यों अब तक नहीं हटा पाए हैं? ये सबसे बड़ा एक फेलियर हमारे सिस्टम का हो सकता है कि 75 साल बाद भी आरक्षण को लेकर राजनीति करने का मौका मिल रहा है। देखिए, ऐसा है कि जैसे मैंने बताया था कुछ मिनट पहले कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जब संविधान की रचा था, लिखा था, तो उन्होंने खुद ही लिखा था कि 10 साल बाद रिव्यू होना चाहिए। लेकिन किसी भी राजनीतिक पार्टी में शायद इतनी हिम्मत नहीं है, मैं तो इस शब्द का पुरजोर तरीके से यूज करना चाहता हूं कि वो बोल सके कि नहीं, आरक्षण की जरूरत नहीं है। लेकिन आज समीक्षा की जरूरत बहुत जरूरी हो गया कि जो वर्ग, मान लीजिए ओबीसी हो, एससी हो, एसटी, मान लीजिए मैं एससी हूं और मैं आईएएस बन गया हूं, तो मेरे बेटे या मेरे बच्चे या मेरे खानदान की जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको आरक्षण की बिल्कुल जरूरत नहीं होती, उसको हटा देना चाहिए। हाँ। उसी तरह हर जगह पे अप्लीकेबल होता है, लेकिन ये करने की अगर किसी के पास ऑब्जेक्टिव तो है, लेकिन एक इच्छा शक्ति भी है, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही किसी पॉलिटिकल पार्टी को कि ये बातों को उठा सके। लेकिन हाँ, ये तो कहोगे पॉलिटिकल पार्टियों की बात होगी, लेकिन जनता को भी समझने की जरूरत है कि जब हम बात करते हैं समाज की, समाज तभी एक हो सकता है जब सब समानता होगी। हमें नहीं लगता है कि 2050 वाला हिंदुस्तान, 1950 वाला हिंदुस्तान है, 2022 में है और हम चांद पे पहुंच चुके हैं, हमारे पास सारी टेक्नोलॉजी आ चुकी है, हम सब एक है। हमें नहीं लगता कि आजकल कोई जात पात या छुआछूत चीज माना जाता है, वो तो हो सकता है 50, 60, 70 साल पहले होता हो, आज के समाज में ऐसा नहीं होता। तो समाज को भी समझने की जरूरत है। जिस तरह आपने देखा होगा कि उज्ज्वला योजना आई थी, जो सब्सिडी था गैस पे, लोगों ने त्याग दिया था, उसी तरह लोगों को, अच्छे लोगों को जो समृद्ध हो चुके हैं, उनको भी रिजर्वेशन त्याग देना चाहिए कि रिजर्वेशन की रेवड़ी से कहीं ना कहीं हमारे देश को नुकसान होता है, इसको नुकसान की भरपाई
करना बड़ा मुश्किल है। लॉन्ग टर्म में इसका इम्पैक्ट सामाजिक और आर्थिक रूप में कहीं ना कहीं पड़ता ही है। तो ये बहुत जरूरी है, इसमें समाज को भी काम करना पड़ेगा और राजनीतिक दलों को भी मिलकर काम करना पड़ेगा, कहाँ जरूरत है कहाँ पे नहीं है। संजय राणा जी, देखिए एक बहुत बड़ा सवाल है, आप लोगों ने शायद नोटिस किया होगा मेरे पीछे वॉल पर भी आज हम लोगों ने यही टेक्स्ट लिया है, आरक्षण या वोट बैंक, क्योंकि मौजूदा परिदृश्य में यही नजर आता है कि हिंदुस्तान में आरक्षण शायद सिर्फ वोट बैंक का एक जरिया बनकर रह गया। इसको लेकर राजनीति होती रहती है, चाहे कोर्ट का फैसला आए, चाहे आयोग बनाया जाए, लेकिन राजनीतिक रोटियां सेकने से तमाम पार्टियां बाज नहीं आती है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया अनिल झा साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, आपने समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। संजय राणा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो आज इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने ये फैसला सुनाया है कि नगर निकाय चुनाव जो है उत्तर प्रदेश में वो जल्द से जल्द कराए जाने चाहिए और आरक्षण ट्रिपल टेस्ट के आधार पर ही दिया जाना चाहिए। इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी मंशा साफ कर दी है कि आयोग भी बनेगा और उसके बाद आरक्षण के साथ ही चुनाव करवाए जाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या आरक्षण के बिना राजनीति नहीं हो सकती, क्या आरक्षण के बिना चुनाव नहीं हो सकते? क्यों 75 साल बाद भी आज आरक्षण इतना बड़ा मुद्दा हमारे देश में है? क्यों आज भी आरक्षण को लेकर राजनीति हो पाती है? बहरहाल फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए FM न्यूज के साथ।